नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानसून, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में हमारे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को एक एक करके क्रमवार हम देखते हैं कि भारत में मानसून कैसे आता है। मेनली भारत में मानसून के कई सिद्धांत हैं। तो पहली इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मानसून का तापीय सिद्धांत, जिसे डडले महोदय ने दिया था। डडले महोदय ने दिया था। लेकिन मानसून को पढ़ने से पहले हमें कुछ जनरल बातें जान लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पहले यह है कि हमारा एक होता है स्थल मंडल और एक होता है जल मंडल। हमें यह जान लेना है कि स्थल मंडल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है। स्थल मंडल जल की अपेक्षा जल्द ठंडा होता है और गर्म होता है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात है कि तापमान और दाब में विपरीत संबंध होता है। जहां ताप ज्यादा होगा वहां हमारा दाब कम होगा। एक ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि हमारी जहां दाब ज्यादा होगा वहां से हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेंगी। हमेशा हवाएं जो उच्च दाब से ऐसे निम्न दाब की तरफ हवाएं चलेगी। मानसून को समझने के लिए ये बेसिक चीजें जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हम एक चीज और जान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे आप भली भांति जानते हैं। ये होगी हमारी भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होगी हमारी कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में होगी मकर रेखा। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मानसून के बारे में पढ़ने के लिए हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर हमारा जो है, भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जिस कारण यहां उच्च ताप हो जाता है और निम्न दाब हो जाता है। लेकिन यह भूमध्य रेखा पर मार्च और सितंबर के महीने में 2 बार सीधा चमकता है, जिस कारण भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है और ताप अधिक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मार्च से आगे मई, जून, जुलाई की तरफ बढ़ता है तो सूर्य हमारा उत्तरायण की स्थिति में जो होता चला जाता है, यानी कि हमारा सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते मार्च से हमारे बढ़ते ये आ जाता है यहाँ जून के महीने में 21 जून को हमारा जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण यहाँ निम्न वायुदाब हो जाता है। जब यह सूर्य सीधा लंबवत चमकेगा तो यहाँ ताप अधिक होगा और दाब इसका एकदम विपरीत हो जाएगा, यानी कि यहाँ निम्न वायुदाब हो जाएगा। तो जब यह निम्न वायुदाब हो जाएगा
तो इधर उच्च दाब हो जाएगा। तो उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की तरफ चलती है। हमने यहाँ पहले बताया था हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। यहाँ निम्न दाब वायु दाब हुआ तो इधर हो गया हमारा उच्च वायु दाब। देखो ये पहले भूमध्य रेखा से नीचे की हवाएं ये ऐसे चलना शुरू हो जाएंगी। ये हमारा हाई प्रेशर हो जाएगा और हाई प्रेशर से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी। भूमध्य रेखा को की तरफ चलते हुए जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो ये रेखाएं, ये हमारी व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर जाएंगी। जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेगी तो हम जानते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में कोई भी बहने वाला पदार्थ अपनी मूल दिशा से दाएं तरफ हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी बहने वाला पदार्थ अपनी मूल दिशा के बाएं तरफ बहने लगता है। ऐसा पृथ्वी पर लगने वाले कोरोलिसिस बल के कारण होता है, क्योंकि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उस पर कोरोलिसिस बल लगता है और उसकी व्याख्या फेरल महोदय ने की थी। तो जैसे ये मूल दिशाएं हवाएं ऊपर जाएगी तो फेरल के नियम के अनुसार ये दिशाएं अपनी दाएं तरफ मुड़ जाएंगी। ये हवाएं अपनी दाएं तरफ मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी। यानी कि इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, इनकी दिशा हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम से ये हवाएं बहने लगेगी। जब बहने लगेंगी तो सबसे पहले यही हमारा मानसून का, दक्षिण पश्चिम मानसून का यही कारण बनेगी। और कारण बनने पर ये हवाएं जब पहुंचेंगी तो ये हिंद महासागर से होकर गुजरेगी। पहले हिंद महासागर से कुछ जलवाष्प ग्रहण कर लेंगी और जलवाष्प करने के पश्चात यहां से ये वायु दो धाराओं में बढ़ जाएंगी। इनकी दो धाराएं बहेंगी, एक तो ऐसे जाएगी और एक हो जाएगी ऐसे। एक धारा को कहेंगे हम अरब सागर से चलने वाली धारा और दूसरी को कहेंगे हम बंगाल की खाड़ी की धारा। ये दो दिशाओं में बढ़ जाएंगी। एक अरब सागर, इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी। तो अगर ये कहें कि मानसून सबसे पहले कहाँ आएगा, तो मानसून सबसे पहले ये हवाएं जो जाएंगी तो सबसे पहले पड़ता है हमारा, हम जानते हैं कि हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु हमारा ग्रेट निकोबार है। तो सबसे पहले मानसून हमारा 25 मई को अंडमान निकोबार में पहुंचेगा। उसके पश्चात अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य पर सबसे पहले हमारा पहुंचेगा यहाँ 1 जून को केरल, हमारा मानसून पहुंचेगा केरल में। 1 जून को मानसून हमारा केरल में पहुंच जाएगा। उसके पश्चात 5 जून को कर्नाटक में, 10 जून को मुंबई में, 15 जून को अहमदाबाद में और उसके 15 जून के पश्चात यह हमारा मानसून पहुंचेगा दिल्ली और उसके आगे। तो यह हुआ हमारा, जब यहां से इन हवाओं की धारा दिशा ये हवाएं दो दिशा में बढ़ जाएंगी। एक तो होगी अरब सागर की शाखा और एक होगी हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ऐसे इधर मुड़कर ऐसे चली जाएगी। तो सबसे पहले प्रवेश करती है हमारी अरब सागर की शाखा, जो भारत में प्रवेश करती है। तो हम सबसे पहले अरब सागर की शाखा को पढ़ते हैं। इधर हमारा अरब सागर है, इधर हो गई हमारे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर की शाखा सबसे पहले कहां पहुंचेगी, सबसे पहले यहाँ केरल के मालाबार तट पर पहुंचेगी। ये हमारा केरल का मालाबार तट है और ये इधर इस वाले तट को केरल का मालाबार तट कहते हैं। और ये तट होता है हमारा पूर्वी तट, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये हो गया हमारा मालाबार तट। तो सबसे पहले केरल में मानसून पहुंचेगा और केरल में पहुंचने के पश्चात ये जैसे ही हिंद महासागर से नमी ग्रहण करेगा तो केरल में सबसे पहले वर्षा करेगा। और केरल में ये हमारी नीलगिरी, अन्नामलाई
और कार्डेमम की पहाड़ियां हैं केरल में, और केरल इन पहाड़ियों से टकराकर ये मानसून भारी वर्षा करेगा। ये ऐसे जाएंगी हवाएं और इन पहाड़ियों से नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ियों से टकराकर ये भारी वर्षा करेगा और अपनी जो साथ जो जल लेकर आएगा उसका 80% जल यहीं गिरा देगा। इस प्रकार यहाँ बहुत घनघोर वर्षा होने के पश्चात ये मानसून फिर आगे बढ़ेगा। ये ऐसे अरब सागर शाखा ऐसे चली जाएगी। इन पहाड़ियों से टकराने के पश्चात मानसून क्या होगा, तो ऊपर ऐसे जाएगा और ऊपर जाने पर ये हवाएं ठंडी हो जाएंगी। ठंडी होकर ये ठंडी होकर हवा भारी हो जाएंगी और भारी होने के पश्चात ये ऐसे नीचे आएंगी। जब ये हवाएं नीचे आएंगी तो इन हवाओं को वर्क करना पड़ेगा, यानी कि जब वर्क इन्हें करना पड़ेगा तो इनका जो है ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के पश्चात इनका दाब कम हो जाएगा। कम होने पर ये नीचे वर्षा नहीं कर पाएंगी और ये फिर ऊपर उठ जाएंगी। इस कारण ये इन पहाड़ों के पीछे वाला क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु वाला हिस्सा है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। यहाँ वर्षा, ये अरब सागर वाली शाखा वर्षा नहीं कर पाती है। उसके पश्चात ये हमारे ऊपर चलते हुए ऐसे यहाँ आते हुए यहाँ एंटर करेंगी, ताप्ती नदी घाटी में प्रवेश करेंगी और ताप्ती नदी घाटी में यह वर्षा करेंगी। यहाँ तो उसके पश्चात ये आ जाता हमारा गिरवर, गिर पहाड़ आ जाता हमारा। गिर पहाड़ से हवाएं यहाँ टकराएंगी और हवा इनसे टकराने के पश्चात ये हवा ऐसे नर्मदा ताप्ती घाटी में प्रवेश करेंगी और नर्मदा ताप्ती घाटी में प्रवेश करने के पश्चात ये आगे बढ़ेंगी और आगे मिलेगा इन्हें ये कैमूर की पहाड़ी मिलेगी। कैमूर की पहाड़ी से आगे बढ़ने का इन्हें रास्ता नहीं मिलेगा और ये हवाएं यहीं घनघोर वर्षा करेगी। इसके पश्चात कुछ हवाएं ये यहां से ऐसे बढ़ेंगी और ऐसे जाते हुए ये ऐसे यहाँ हमारी अरावली की पहाड़ी, राजस्थान में अरावली की पहाड़ी जो कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्सा होता है 51% भाग ऊपर और उसका 49% भाग नीचे राजस्थान का अरावली पहाड़ियों से बांटा जाता है। ये हवाएं ऐसे निकल अरावली पहाड़ी के समानांतर ऐसे निकल जाएगी। अगर क्योंकि हवाओं को बारिश होने के लिए इन हवाओं को क्या चाहिए, अवरोध चाहिए, क्योंकि जहां भी इन्हें अवरोध मिलेगा या कहीं भी पहाड़ी मिलेगी ये हवाएं वही वर्षा कर देगी। लेकिन अरावली पहाड़ी की दिशा कुछ इस तरह से है जो इसके इन हवाओं के समानांतर रूप में फैली हुई है हवाएं। यह अरावली पहाड़ी दिल्ली से अरब सागर तक, और जिस कारण ये इससे टकरा नहीं पाती, और जब ये टकरा नहीं पाती तो राजस्थान में इन हवाओं से बारिश नहीं हो पाती है और ये क्षेत्र सूखा रह जाता है। अगर अरावली पहाड़ी की दिशा ऐसे होती, ऐसे होती तो शायद ये हवाएं इनसे अरावली पहाड़ी से टकराती और अपना पानी यहीं गिरा देती, तो शायद थार का मरुस्थल भी राजस्थान में ना होता। इसके पश्चात ये हवाएं आगे चलती है और यहाँ आगे ये हमारा यहाँ पंजाब है। अंत में पंजाब में वर्षा करती है, पंजाब में वर्षा करती है और यहाँ हिमाचल प्रदेश में धौलाधार की पहाड़ी है, उनसे मिल टकराकर ये वर्षा कर देती है। कुल मिलाकर अरब सागर की शाखा जो भारत में वर्षा करती है वो करती है केवल 25% वर्षा ही भारत में कर पाती है। दूसरी बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ी शाखा की। तो ये बंगाल की खाड़ी शाखा इधर आती है और इधर ये हवाएं ऐसे चलती है। ऐसे चलने के पश्चात ये बंगाल की खाड़ी से जल ग्रहण कर लेती हैं और जल ग्रहण करने के पश्चात ये हवाएं जैसे ये हमारी आ रही है कावेरी नदी, नर्मदा नदी और जो है कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, आगे ये जैसे जैसे इन हवाओं को ये इन नदी घाटों के दर्रे मिलेंगे, इन नदी घाटियों में प्रवेश करेगी और आगे ये वर्षा कर देगी।
ये हवाएं ऐसे चली बंगाली खाड़ी से हवा। जब बंगाली खाड़ी से हवा करेगी तो यहाँ बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश में पहुंचेंगी हवाएं, लेकिन बांग्लादेश में ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाएंगी। इसका कारण यह है कि बांग्लादेश में कोई इन्हें अवरोध नहीं मिलेगा और ये हवाएं बांग्लादेश में मानसूनी हवाएं वर्षा तभी कर पाएंगी जब यहाँ कोई अवरोध होगा। इस प्रकार बांग्लादेश में इन हवाओं द्वारा कोई बारिश नहीं हो पाती है। जब ये हवाएं आगे बढ़कर यहाँ पहुंचती हैं, यहाँ पहुंची है, तो इन्हें यहाँ पहुंचकर बहुत सारी पहाड़ियां मिलेंगी। पहली पहाड़ी है, देखो पहली पहाड़ी ये है, ये मेघालय में, ये यहाँ सूरमा की घाटी है, यहाँ सूरमा की घाटी है, सूरमा की घाटी है। सूरमा घाटी से ये भारत के उत्तरी भाग में प्रवेश करेंगी और यहाँ ये पहाड़ी मिलेंगी। इस पहाड़ी का नाम है गारो, गारो, खासी और जयंती। ये महत्वपूर्ण पहाड़ी हैं, ये मेघालय में पहाड़ी हैं और इन पहाड़ियों की दिशा आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की हैं कि ये हवाओं को एक तरह से ट्रैप कर लेंगी और हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देंगी। इधर हम यहाँ इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां हैं। यहाँ ये है डाफला की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी है, यह है अबोर, और यहाँ है मिसमी की पहाड़ी, ये नागा की पहाड़ी है, ये मिजो की पहाड़ी है। इस प्रकार उत्तर भारत में बहुत सारी पहाड़ियां हैं जो हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देती हैं और ये हवाएं इस क्षेत्र में ही घूमती रहती है, कभी इस पहाड़ी से टकराई, उस पहाड़ी से टकराई, उस पहाड़ी से टकराई, और ये हवाएं को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर है ये जो अपने पास ये जल लेकर आती है उस जल को यहीं गिरा देती है ये। और यहाँ पे मेघालय का शिलोंग का पठार है, शिलोंग के पठार में एक स्थान है मासिन राम, ये स्थान है मासिन राम, मासिन राम। और दूसरा क्षेत्र है यहीं इसके पास ही है मेघालय के में ही, उसका नाम है चेरापूंजी, चेरापूंजी। जब ये हवाएं अपना सारा जल यहीं गिरा देंगी तो यहाँ मासिन राम स्थान पर यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासिन राम और चेरापूंजी में। पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा विश्व की वर्षा काउंट की जाती थी, लेकिन अब चेरापूंजी से भी ज्यादा मासिन राम नामक स्थान पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जिसकी जो होती है 1142 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये बंगाली खाड़ी की शाखा, जब यहाँ हवा इन्हें आगे जाने बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा तो इनके पास कुछ यहाँ घनघोर वर्षा कर देती हैं। उसके पश्चात ये हवाएं ऐसे आगे बढ़ती है। ये राजमहल की पहाड़ी है और राजमहल की पहाड़ी और इन पहाड़ियों से ऐसे चल के ये ऐसे मुड़ जाती हैं। ऐसे मुड़ने के बाद ये हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के समानांतर ये ऐसे चलती है, हिमालय पर्वत के समानांतर ऐसे चलती है। जब ये हवा ऐसे चलती है तो यहां हमारा आ जाता है दिल्ली। दिल्ली में है रायसीना की पहाड़ी और रायसीना की पहाड़ी पर ये दोनों शाखा आके टकराती है। ये इधर अरब सागर की शाखा, इधर बंगाली खाड़ी की शाखा, ये रायसीना की पहाड़ियों से आके टकराती है दिल्ली में और यहाँ घनघोर वर्षा दोनों शाखा कर देती है। इस प्रकार दिल्ली में घनघोर वर्षा हो पाती है। और जब ये हवाएं आगे चलती हैं तो यहाँ हमारा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा में ये बारिश करती हैं। लेकिन इस समय तक आते आते इनकी आर्द्रता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये लंबा सफर करके आती है और जो इनके पास जलता उन्हें पीछे यहाँ गिरा देती है। इनकी आर्द्रता बहुत यहाँ कम हो जाती है। कम होने के पश्चात और ये हवाएं जब यहाँ आती हैं तो ये हवाएं राजस्थान में के इस वाले हिस्से में वर्षा कर पाती हैं, लेकिन इनकी आर्द्रता कम होने के कारण ये हवाएं कम वर्षा ही राजस्थान में कर पाती हैं। और जब ये हवाएं यहाँ राजस्थान के इस वाले हिस्से में वर्षा करती है तो इसे कहा जाता है मावट, इसे मावट कहा जाता है। सॉरी मावट नहीं, पुरवैया।
ये बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में बारिश करते हुए राजस्थान अरावली पहाड़ी की इस दिशा में जाएगी, तो यहाँ थोड़ी बहुत बारिश करेगी, तो इसे कहा जाता है पुरवैया। पुरवैया कहने के पश्चात इस समय जब यहाँ ये बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा जब हमारा जून के महीने में यहाँ निम्न दाब बना था, तो यहाँ बारिश के कारण ठंड हो जाएगी, और ठंड होने के साथ साथ उत्तर ये जो हमारा सूर्य है उस कर्क रेखा पर था, ये सूर्य हमारा फिर दक्षिणायन होता चला जाएगा। दक्षिणायन होता चला जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा दिसंबर के माह में दिसंबर माह में कहां पहुंच जाएगा, भूमध्य रेखा को पार करके ये पहुंच जाएगा मकर रेखा पर। यहाँ ये मकर रेखा पर यहाँ जून में पहुंचा था कर्क रेखा पर, और ये फिर अब दिसंबर का महीने में कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। ये मकर रेखा है, मकर रेखा पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या होगी, तो यहाँ हो जाएगी ठंड इस क्षेत्र में। जब ठंड हो जाएगी, ठंड के दो कारण है, पहला तो यहाँ कि यहाँ बारिश घनघोर हुई, घनघोर से यहाँ ठंड हुई। दूसरा कारण सूर्य की अवस्थिति जो अब दक्षिणायन हो गई है, सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चला गया है। जब यहाँ उच्च, तो यहाँ हो जाएगा उच्च दाब की जगह अब ये निम्न दाब की जगह अब यहाँ हो जाएगा उच्च दाब। और हम पहले ही बता चुके हैं कि हवाएं कैसे चलती है, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। तो अब क्या होगा, ये हवाएं विपरीत दिशा में चलने लगेगी। जब जिस दिशा में पहले उच्च दाब इधर था, निम्न दाब इधर था, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चल रही थी। अब हवाएं क्या चलेगी, अब उच्च दाब इधर है और निम्न दाब इधर है, तो हवाएं चलेंगी ऊपर से नीचे को ऐसे चलने लगेंगी। जब ये हवाएं ऐसे चलेंगी तो ये हवाएं कैसी होंगी, ये हवाएं ड्राई होगी। इनके पास कोई जल तो है नहीं, क्योंकि जल से होकर आ नहीं रही। जो इनके पास ऊपर लेके जल गई थी उनको तो इन्होंने गिरा दिया, अब ये सूखी हवा हुई। लेकिन इसलिए ये हवाएं जो है बारिश नहीं कर पाती हैं, और जो ये इधर हमारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये हवाएं बारिश नहीं कर पाती है, क्योंकि इनके पास कोई जल नहीं है। लेकिन यहाँ आकर ये कुछ हवाएं इधर बंगाल की खाड़ी से भी कुछ हवाएं जाती है, और बंगाल की खाड़ी से जाते हुए ये कुछ नमी ग्रहण कर लेती हैं। जब ये नमी ग्रहण कर लेती हैं तो यहाँ हमारा था तमिलनाडु में ये वाला क्षेत्र था, इधर जो हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र था, तो ये अब कुछ ये हवाएं यहाँ बारिश कर पाएंगी। ये हवाएं करेंगी, सर्दियों में बारिश करेंगी, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के पर ये बारिश कर पाएंगी। इसी को कहते हैं हम लौटता हुआ मानसून। इसके लिए महत्वपूर्ण टर्म है लौटता हुआ मानसून। तो लौटते हुए मानसून से कहां वर्षा हो रही है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा हो रही है। तो ये हुआ हमारा मानसून का तापीय सिद्धांत। मानसून का तापीय सिद्धांत ये हुआ। इसमें और कोई पॉइंट तो नहीं बचा, हाँ और कोई पॉइंट इसमें नहीं बचा। इस प्रकार ये मानसून का तापीय सिद्धांत समाप्त हुआ। किस प्रकार ये इसमें वर्षा हुई, ये वर्षा हुई हमारी दक्षिण पश्चिम से वर्षा हुई, और ऊपर से फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा हुई। इसे कहते हैं हम उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून या लौटता मानसून कहते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हमने बड़े ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा। इसके बाद पश्चात हम इसके मानसून आने के अनेक और अन्य भी कारण हैं, जो इसके दूसरे सिद्धांत हैं। अगली वीडियो में हम उनके बारे में बातचीत करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।